आपका हमारे YouTube चैनल लर्नडिप में स्वागत है। आज हम लोग लोकसभा से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न है सभी का हम लोग विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। तो कृपया इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल देखने से पहले इससे रिलेटेड जो थ्योरी का क्लास लिया गया है कृपया पहले प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम इसका क्लास डाल देंगे। तो पहले क्लास को ले लें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएं तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ए है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। चूँकि हम लोग पढ़े थे कि जनता के द्वारा जो निर्वाचित सदन है वह लोकसभा होता है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण ही जनता का लोकप्रिय सदन भी लोकसभा को कहा जाता है, इसलिए उसे अस्थायी सदन का भी कहा जाता है, क्योंकि वह जनता के द्वारा चुना होता है। जब सरकार अपना बहुमत खो देती है तो क्या हो जाता है, कार्यकाल से पहले भंग भी हो सकता है। इसलिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन सिर्फ लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट 2 में बात की जाए, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा ए में है राज्यों की विधानसभाओं का, बी में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, सी है भारतीय जनता का और डी है राजनीतिक दलों का। जब हम लोग क्लास लिए थे उसमें इस टॉपिक पे बात किए थे कि जो लोकसभा है वह प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से भारत की जनता का करता है। इसलिए भारत की जनता का करता है क्योंकि उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है हर एक सदस्यों को लोकसभा तक पहुंचाने में। इसलिए इस तीनों ऑप्शंस में ज़्यादा पर्याप्त आंसर भारतीय जनता का होगा। हाँ, अगर क्वेश्चंस रहता कि लोकसभा में जो सीटों का प्रतिनिधित्व कौन कौन से क्षेत्र से किया जाता है तब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उसमें भी होता, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय जनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा की बात की गई है। जब हम लोग क्लास लिए थे तो उसमें बात किया गया था संसद की बात अनुच्छेद 79 में किया गया, 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का। और बी ऑप्शंस में है 331 जब हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े थे उसमें भी चर्चा हुई थी और लोकसभा का क्लास हुआ था उसमें चर्चा हुई थी कि अनुच्छेद 330 जो है वह क्या क्या गया है, वह जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और जनजाति के लिए 47 सीट का आरक्षण किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 331 जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें क्या किया गया, 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे उनकी चर्चा की गई थी। इसमें सिर्फ पर्याप्त आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चंस करा है किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे 4 में, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ए 500, बी 510, सी 520, डी 525। तो मूल संविधान में कितना निर्धारित किया गया है, इस 4 का आंसर आप ही बताइए कि मूल संविधान में कितना निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट 5 में देखेंगे, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? उस समय जो अधिकतम लोकसभा के सदस्य की संख्या निर्धारित की गई थी वह 545, ऑप्शन नंबर डी की गई थी। छठा में देखेंगे, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखिए कितनी हो सकती है उसका क्या होगा, हम लोग जब क्लास लिए थे तो उसमें बात किए थे कि मूल रूप से 552 सीट का क्या क्या गया है इस पर बात की गई है, जिसमें क्या क्या गया है, 550 क्या होंगे, जो 550 होंगे वह राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया और 2 एंग्लो इंडियन को दिया गया है। लेकिन इस 502 में से 530 निर्धारित किया गया है राज्यों के, कि राज्यों के द्वारा प्रतिनिधि चुनकर आएंगे और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है। और जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग को यह चीज़ मालूम हुआ था कि 20 है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं भेज पाते हैं सदस्यों को, मात्र 13 ही भेज पाते हैं जनसंख्या कम होने के कारण। तो 530 + 13 543 + 2 यानी अभी क्या हो रहा है, वर्तमान में 545 सीट पर ही निर्वाचन हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वर्तमान में लोकसभा कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो सीधे 500 राज्य की जनता है। तो राज्य की जनता अभी हम बात किए थे कितना करता है, 530 करता, और संघ शासित प्रदेश की जनता 13 करता है। तो ध्यान रखेंगे 7 का जवाब 7 सही होगा, डी।
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है? इसका हमें अभी बात किए थे कि 530 राज्य भेजती है और यूनियन टेरिटरी को दिया गया है 20 सीट, लेकिन जनसंख्या कम होने के कारण वह मात्र 13 को ही भेज पाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, राष्ट्रीय आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा मनोनीत किया जाता है? 2 को किया जाता अनुच्छेद 331 के तहत, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 331 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में देखेंगे, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की जो प्रभावी संख्या है वह 545 है, क्योंकि इस पर ही चुनाव हो रहा है और इतने सदस्य चुन के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो इसकी चर्चा हम लोग अभी किए थे कि आंग्ल भारतीय समुदाय को राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत उसे क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। और 330 में क्या किया गया? अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड आरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 333 में किसकी बात की गई है? विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण होगा उसकी बात की गई है। और 335 में क्या किया गया है? सेवाएं, पद, ये सभी में क्या है? आरक्षण की बात की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो वह भारत के राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 331 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखेंगे, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ए जनसंख्या के आधार पर, बी क्षेत्रफल के आधार पर, सी गरीबी के आधार पर, डी भाषा के आधार पर। तो 13 का क्या आंसर होगा उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, और अगर जो इसका जवाब होगा तो उसके तहत कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया कुछ एग्जाम्पल भी जरूर दें। 14 में देखेंगे, 14 में है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। कितना आधारित है? 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1991 की जनगणना पर। क्योंकि जब हम लोग राष्ट्रपति का क्लास लिए थे तो उसमें भी इसकी चर्चा विस्तार से हुई थी कि जो लोकसभा के लिए और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो एक एमपी और एक विधानसभा के जो मत मूल्य का निर्धारण किया गया है कि उसकी जनसंख्या किस आधार पर लिया जाएगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका दिया गया है कि वो करंट जो होगा, करंट पॉपुलेशन, उसके आधार पर लिया जाएगा। लेकिन क्या हो गया, इससे क्या होता कि अस्थिरता उत्पन्न हो जाता, क्योंकि जिस क्षेत्र का जनसंख्या ज़्यादा होता उसको ज़्यादा बहुमत मिलता, तो इसमें क्या हो जाती, उसके चुनाव में अनबैलेंस होता था। इसलिए अनबैलेंस से बचने के लिए क्या किया गया, यह जो मानक दंड है 1971 को ही रहने दिया गया। 1971 के जनगणना के आधार पर भी अभी जो एक राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मत मूल्य होता है उसका निकाला जाता है और समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर ही क्या किया गया है, आवंटन आधारित है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 15 में, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण ऑप्शन ए में 1970, बी में है 1972, सी है 1976, डी है 1977। सही जवाब हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का निर्धारण 1972 में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 16 में लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। सही बात है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? चूँकि आपको पता होगा यह जो जब एनडीए की सरकार अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार आई थी तो क्या किए थे उन्होंने, 44वां संविधान संशोधन कर क्या किए थे, वह 2026 तक इस सीट को यथावत रहने का संविधान संशोधन किया गया था इसमें, तो 2026 तक है। नेक्स्ट देखेंगे 17 में, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं कि बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, दोनों होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा कि एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र ही होते हैं। नेक्स्ट 18 में देखेंगे, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित
निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए? देखिए, अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट के किसके तहत? अनुच्छेद 330 के तहत जो आरक्षण दिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति को। 7 4 11 11 131 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में गठित हुए थे। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो राज्यसभा का गठन है वह कब किया गया था? 3 मई 1952 की गठन किया गया था और फर्स्ट बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और राज्यसभा का भी प्रथम जो है वो बैठक उसी टाइम हुई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 में, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ए चांदनी चौक है, बी कोलकाता उत्तर है, सी मुंबई दक्षिण है और डी लक्षद्वीप है। तो इसका हो जाएगा सही जवाब लक्षद्वीप, क्योंकि यहाँ 64,000 समथिंग जनसंख्या यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा लोक निर्वाचन क्षेत्र कौन है? एक ऑप्शन ए में उन्नाव है, बी में है बंगलुरु उत्तर, सी में है गाजियाबाद और डी में है मलकाजगिरी। आपको पता होना चाहिए मलकाजगिरी में लगभग 83 लाख समथिंग वोटर है, इतना वोटर है। 14 लाख महिला है और 17 लाख पुरुष हैं। तो इस तरह से वहाँ पर वोटरों की संख्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मलकाजगिरी, जो तेलंगाना में है। ये भी ध्यान रखेंगे, यह क्षेत्र कहाँ पड़ता है? यह तेलंगाना में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ए में 6ठा एवं 22वां, 13वां एवं 38वां, 7वां एवं 31वां, डी में है 11वां एवं 42वां। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। डी नहीं होगा, सॉरी, सी होगा, 7वां एवं 31वां। यही है जो क्या किया गया है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे 24 में, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व चुना जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, नामांकन द्वारा, उपयुक्त में से सभी द्वारा। अब वह राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, जिसमें तो जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती ही लेती है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 में, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। 2 का किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए, ईसाई के लिए, बौद्ध धर्मावलंबी के लिए, पारसी के लिए। सही जवाब हो जाएगा एंग्लो इंडियन के लिए। 26 में देखेंगे 26 में, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए, आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए, इनमें से सभी। तो लोकसभा में जो स्थान आरक्षित किया गया है वह किसके लिए किया गया? अनुसूचित जाति के लिए भी और जनजाति के लिए भी और आंग्ल भारतीय वर्ग, यानी तीनों हो जाएगा। इसकी चर्चा अनुसूचित जाति जनजाति के अनुच्छेद कितना में किया गया? अनुच्छेद 330 में की गई है कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट होगा और जनजाति के लिए 47 सीट होगा और आंग्ल भारतीय के लिए 2 होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अब 27 में देखेंगे 27 में, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। जब हम लोग क्लास लिए थे तो उसमें बात किए थे कि जो संसद की बात की गई है, संसद के 3 स्तंभ कौन कौन हैं? एक राष्ट्रपति हैं और एक राज्यसभा हैं और एक लोकसभा हैं। तो अनुच्छेद 69 में संसद की बात की गई है और राज्यसभा के लिए अनुच्छेद 80 में, लोकसभा के लिए 81 में, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया। सही जवाब हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 में देखेंगे, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ए बिहार भेजता है, मध्य प्रदेश भेजता है, पश्चिम बंगाल भेजता है, उत्तर प्रदेश भेजता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। कितना भेजता है? ध्यान में रखेंगे 40 भेजता है। मध्य प्रदेश कितना भेजता है? मध्य प्रदेश 29 भेजता है। पश्चिम बंगाल कितना भेजता है? और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यह 42 शायद भेजता है पश्चिम बंगाल, ध्यान में रखेंगे। और उत्तर प्रदेश 80 भेजता है, क्योंकि महाराष्ट्र 48 भेजता है और महाराष्ट्र के बाद यूपी का ही पश्चिम बंगाल का ही शायद बारी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे 29 में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आंध्र प्रदेश 25 सही है,
असम 13 नहीं 14 भेजता है। पंजाब 13 सही है, पश्चिम बंगाल 42, हाँ बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल 42 ही भेजता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम गलत है, जो 13 नहीं 14 भेजता है प्रतिनिधित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 में है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर में 80 है, मध्य प्रदेश में 29 है, महाराष्ट्र में 48 है और आंध्र प्रदेश में शायद 25 है। तो सही जवाब हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, झारखंड क्षेत्र के लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। झारखंड के कुल लोकसभा प्रतिनिधित्व कितना है? 14 है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? देखिए पंजाब को कितना प्राप्त है? पंजाब को लोकसभा सीटें, पंजाब को ध्यान में नहीं आ रहा है कितना है। अच्छा चलिए, असम को 14 है। बी में देखते हैं, गुजरात को कितना सीट दिया गया? 26 सीट दिया गया है। राजस्थान को 25 सीट दिया गया है और मध्य प्रदेश को 29 सीट दिया गया है। तमिलनाडु को कितना सीट दिया गया है? 39 सीट दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। और आंध्र प्रदेश को 26 सीट और राजस्थान को भी 26 सीट। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 सीट, समान सीटें दी गई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 33 में, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र का 48 है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का 42 है, उसके बाद बिहार का 40 है। तो इस चारों ऑप्शन में बिहार का 40 और आंध्र प्रदेश का हो गया कितना? 25 सीट हो गया, यह तो नहीं है। महाराष्ट्र का 48 हो गया, पश्चिम बंगाल का 42, यही सही जवाब होगा। कर्नाटक का बात किया जाए तो 28 सीट है और आंध्र प्रदेश का कितना सीट है? आंध्र प्रदेश का 25 है। और तमिलनाडु का बात की जाए तो 39 और राजस्थान का 25। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 34 में है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में 48 है और तीसरा पर है पश्चिम बंगाल 42 है, फिर बिहार में 40 है, फिर मध्य प्रदेश में 39 है, फिर आंध्र प्रदेश में 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 में, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किसका है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक महाराष्ट्र का है क्योंकि 48 है। मध्य प्रदेश में कितना है? 29 है, 29 सीट मध्य प्रदेश, बिहार 40, तमिलनाडु 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में हमारे अनुसार होना चाहिए 11 ही है सही जवाब। अब 13 हो गया कहाँ? पंजाब में हो गया और असम में था 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? इस 4 जो राज्य दिए गए हैं उस चारों में से सबसे कम सदस्य लोकसभा में कहाँ से हैं? अब देखिए, आंध्र प्रदेश से कितना आया था? आंध्र प्रदेश से था 25, आंध्र प्रदेश से 25 था। हरियाणा से कितना था? ध्यान से उठ गया है। अच्छा, केरल से कितना था और उड़ीसा से कितना था? तो उड़ीसा से कितना था इसका आप पता करिए, उड़ीसा से कितना था, केरल से कितना था। कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब दीजिए कि इस चारों में से सबसे कम लोकसभा सदस्य मेरे अनुसार हरियाणा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे 39 में, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं? अगर लोकसभा प्रतिनिधित्व का बात की जाए तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में और सेकेंड पर महाराष्ट्र 48 है और 42 पश्चिम बंगाल। तो दूसरे तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 था और अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 था, मध्य प्रदेश में 29 था, महाराष्ट्र में 48, बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 48। तो महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल ही होना चाहिए दूसरे तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में देखेंगे, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? संघ शासित, तो संघ शासित दिल्ली भी है, पुडुचेरी भी है, लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबारी भी है। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो निर्वाचित होकर जो आते हैं, तो हमारे अनुसार तो दिल्ली ही होना चाहिए। दिल्ली सबसे अधिक लोकसभा प्रतिनिधित्व भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे,
41 में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए में है 5, बी में 7, डी में 8, डी में 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 प्रतिनिधि को निर्वाचित कर लोकसभा में भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधियों के आधार पर राज्यों का सही क्रम। अब बात की जाए मध्य प्रदेश में कितना था? मध्य प्रदेश में था 29, उत्तर प्रदेश में 80, पश्चिम बंगाल में 42। कह रहा है कि कौन सा राज्यों का सही क्रम? ये नहीं होगा। यूपी में सबसे ज़्यादा 80, यूपी के बाद महाराष्ट्र 48 सही, पश्चिम बंगाल सही। तो ये क्रम से तो यही सही है, सबसे अधिक, उससे बाद, उसके बाद। और उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, महाराष्ट्र, यह क्रम सही नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 है, बिहार में 40 है, महाराष्ट्र में 48। तक क्रम सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 है, और मध्य प्रदेश में 29 है, बिहार में 40। ये भी क्रम सही, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष तक कब रह सकता है? जब वह क्या हो, अपना बहुमत सदन में नहीं खोए तब तक रह सकता है। सदन खोने पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्यकाल 5 कुछ करा है 5 वर्ष सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? देखिए, जब हम लोग क्लास किए थे तो उसमें बात किया गया था कि जब आपात का स्थिति राष्ट्रीय आपात 352 देश में लगा हुआ हो, तब उस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल पुनः फिर लगा हुआ हो तो 1 वर्ष के लिए फिर बढ़ाया जाएगा, और आपातकाल फिर से लगा हुआ हो एक बार और तो फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल बहुत दिनों तक लगा हुआ हो तो लोकसभा के कार्यकाल वो 1-1 साल के लिए बढ़ाता जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ सकता है, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 45 में देखेंगे, नेक्स्ट 45 में किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त ना रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय में आगे बढ़ाई नहीं सकती? अगर आपातकाल क्या हो, खत्म हो गया हो, तो 6 माह के अंदर क्या कराना होगा? वो इलेक्शन कराकर उसे नया गठन करना होगा, तो 6 माह होगा। नेक्स्ट बात की जाए 47 में, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? हम आपको बताए थे कोरम यानी गणपूर्ति, यानी सदन की कार्रवाई चलने के लिए कुछ उसके क्राइटेरिया हैं, जो मिनिमम सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तभी सदन चलेगा, यानी तभी वह लोकसभा या राज्यसभा चलेगा। तो उसका 1/10 होता है। 545 लोकसभा में सदस्य हैं, अगर सदन चलना है तो गणपूर्ति के लिए 1/10 यानी 54.5 यानी 55 सदस्यों का होना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुल सदस्य का 1/10 भाग। 47 में देखेंगे, 47 है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? कौन सा अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब युद्ध चल रहा हो, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। तो लोकसभा के कार्यकाल को एक ही स्थिति में बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपात हो, वो भी 352, क्योंकि 352 में लिखा गया जब सशस्त्र विद्रोह हो, जब बाहरी आक्रमण का होगा, तब क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। इस स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को क्या कह सकता है, कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और फिर पुनः लगा हुआ, फिर से लगा हुआ हो तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 में, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो वह 2 माह तक, 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहेगा, बिना बताए, बिना कारण दिए तो उपस्थित हो जाएगा। उसमें कौन सा दिन नहीं जोड़ा जाएगा? जो वैकेशन का दिन है, और लगातार जब 4 दिनों तक जब संसद नहीं चला हो तब उसको नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 में, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना प्राप्त होता है? तो संसद सदस्यों का प्रतिमाह वेतन 1 लाख रुपया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन ए में है 500, बी में है 600, सी में 1000, डी में 2000। तो दैनिक भत्ता उसको 2000 दिया जाता है। कब? जब वह संसद के संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेता है, उपस्थित रहता है, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में देखेंगे, सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? संसद को एक यह भी भत्ता के रूप में दिया जाता है कि वह अपना कार्यालय को चलाने के लिए प्रत्येक महीना उसको 45,000 रुपया दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगला 52 में, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र
किसको देगा? ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को। तो लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को देगा अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट 53 में देखेंगे, हाँ अगर रहता मंत्रिपरिषद तो मंत्रिपरिषद जो मंत्री हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई थी? किस वर्ष से किया गया था संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था? ऑप्शन ए में 1971, बी में 1975, सी है 1976 और डी है 1978। तो इसका देखिए पर्याप्त आंसर क्या होना चाहिए? संशोधन 1971 में किया गया था, जिसमें 1971 में था कि उसी के जनसंख्या के आधार पर, जो 1971 की जनसंख्या उसी के आधार पर क्या किया गया था, सभी एमपी विधानसभा के जो मत है मूल्य है वही उसी के अनुसार रखा गया है। और अगर भूतपूर्व पेंशन की बात की जाए तो यह व्यवस्था की गई है 1976 में किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे 1946 में जितने भी भूतपूर्व सांसद हैं उनके पेंशन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट 54 में देखेंगे, 54 में लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने माह का 6 माह का अंतर होना चाहिए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2 कार्यकाल मतलब 2 सदन चलने के लिए तो मिनिमम जो दोनों के बीच अंतर है तो वह 6 माह का ही होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो एक वर्ष में 2 बार कम से कम बुलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट 56 में है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भंग कर सकता है किस परिस्थिति में? ए प्रधानमंत्री की सलाह पर, बी है उपराष्ट्रपति की सलाह पर, सी है लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, डी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, जब बहुमत सरकार खो देता है तब। और वह अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ए है राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, लोकसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या कर सकता है? कार्यकाल को समाप्ति से पूर्व भी भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे 58 में, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। क्या योग्यता नहीं है? हम आपको बताए थे कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष पूरा कर चुका हो, उसके बाद वह पागल या दिवालिया नहीं हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो योग्यता नहीं है तो कौन हो जाएगा? 30 वर्ष ना हो, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 में, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा सदस्यों को निर्योग्यता यानी अयोग्य से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय एक लोकसभा अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, डी संसदीय मंत्री। तो ये लोकसभा अध्यक्ष को ही अधिकार है। 59 का ए हो जाएगा कि क्या कर सकते, उसके निर्योग्यता का मतलब हो गया अयोग्यता, निर्णय वही करता है। कहने का मतलब कौन निर्योग्यता किन किन परिस्थितियों में हो सकता है? परिस्थिति में बहुत सारा परिस्थिति बनता है। मान लेते एक ही सदन दोनों सदन का सदस्य बन गया हो, तब उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है उसको करने का, वह अपना क्या कर सके। अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों का सदस्य हो गया तो उसको 10 दिन का मोहलत दिया जाता है कि वह 10 दिन के अंदर क्या करे, वह अपना स्पष्टीकरण दे, नहीं तो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सीट उसके लिए खाली हो जाएगा। कभी कभी परिस्थिति ऐसा भी बनता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो विधानसभा का भी सदस्य हो, सदन का और लोकसभा के भी सदस्य बन गया हो, तो उस समय में उसको 14 दिन का दिया जाता है स्पष्टीकरण के लिए। और बहुत सारे ऐसे हैं मामले जिसमें क्या कर सकता है, निर्योग्यता से संबंधित करने में लोकसभा अध्यक्ष ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 में, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? ए प्रधानमंत्री को, विरोधी दल के नेता को, शासक दल के प्रमुख सचेतक को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो अभिरक्षक मतलब होता है संरक्षण। तो लोकसभा का जो है अभिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष वो अनुशासन को मेंटेन करता है और जितने भी किसी को मतलब मेंटेन करता है। उसके बाद जो अनुपस्थिति है उसके लिए सचेतक को नियुक्त किया जाता है, जो उसको देखता है कि कितना दिन आया नहीं आया। तो लोकसभा के एक तरह से उसको संरक्षक अभिरक्षक वही हुआ, वो लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 में, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को ए राष्ट्रपति चुनता है, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, संसद के सदस्य चुनते हैं। देखिए यहाँ पर दो ही आपको कन्फ्यूजन कर रहा होगा कि लोकसभा के सदस्य चुनेगा या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य चुनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य चुनेंगे, निर्वाचित नहीं। तो ध्यान में रखेंगे।
और अगर राज्य सभापति की बात की जाए तो उसका चुनाव कहाँ होता है, वहाँ पर उसके सभापति में लोकसभा के जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उसमें सदस्यों का कोई योगदान नहीं रहता। हाँ, उसके उपाध्यक्ष उपसभापति को चुनने में उनके सदस्यों का योगदान होता है राज्यसभा में, लेकिन सभापति में नहीं होता, ध्यान रखेंगे। 62 में क्वेश्चंस देखेंगे। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? ए राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उपराष्ट्रपति नियुक्त करता है, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष करता है, निर्वाचन आयोग। देखिए, प्रोटम स्पीकर को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे 62 प्रोटम स्पीकर। और एक क्या होता है, राज्यसभा में भी नियुक्त किया जाता है। प्रोटम स्पीकर तो हो गया लोकसभा के लिए, और जो राज्यसभा में है उसे भी नियुक्त करने का अधिकार है। जब किसे, वो ध्यान में नहीं आ रहा है, आपको आगे आएगा तो उसके बाद हम बता देंगे। तो इसका सही जवाब 62 क्यों हो जाएगा, 62 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो उस लोकसभा को कभी लोकसभा की बैठक, हाँ, किस प्रकार से? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इनमें से सभी। यानी लोग बैठक को सभी द्वारा, सत्रावसान करके भी, जब स्थगन समाप्त हो गया विघटन तब विघटन करके, यानी इनमें सभी द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे 64 में। 64 में है, लोकसभा का विघटन कौन करता? ए राष्ट्रपति करता, प्रधानमंत्री करता, लोकसभा अध्यक्ष में। यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट 65 में देखेंगे, समानता 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री की संस्तुति से, राष्ट्रपति के। यही है, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को भंग होने से पूर्व समाप्त या विघटित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसकी वर्णन अनुच्छेद 85 में भी किया गया। लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से, भारत के प्रधानमंत्री, संसद द्वारा पारित अधिनियम से ही उसकी अवधि को क्या किया सकता है, बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में देखेंगे, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित। तो आपको पता होना चाहिए, जब राज्यसभा हम लोग पढ़े थे तो उसमें राज्यसभा को कुछ ऐसे अधिकार हैं जो लोकसभा को नहीं है, जिसमें एक नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का राज्यसभा को अधिकार है, लोकसभा को नहीं। संविधान संशोधन के विषय में, हाँ, संविधान संशोधन के विषय में दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि दोनों सदन से 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। सरकार हटाने के विषय में क्या होता है, लोकसभा ही होता है। और उसके बाद कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने में, यह भी लोकसभा में ही प्रावधान है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का नेता कौन होता है? ए राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा, लोकसभा का नेता है ना, तो 68 में प्रधानमंत्री सही है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है वही उसका होता है। तो सरकार बहुमत दल का नेता का होता है, बहुमत दल नेता जिसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करे। 69 में देखेंगे, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देगा। कब खो देगा? जब उसे कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होगा, तब वह जमानत राशि खो देगा। नेक्स्ट 70 में देखेंगे, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों सदनों में, एक साथ दोनों सदन में। तो कह रहा कोई भी जो वित्तीय बिल है वह कहाँ हो सकता है, प्रस्तावित हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक, जितने भी जो वित्तीय विधेयक होते हैं वह केवल पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रस्तावित होने के लिए केवल लोकसभा ही इसका सही जवाब हो जाएगा, और उसे लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा में इसको विशेष शक्ति नहीं प्राप्त है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसको पारित नहीं करता तो स्वतः पारित हो जाता है। नेक्स्ट 71 में देखेंगे, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? कौन से विधेयक को केवल? ऑप्शन को पढ़िए, सामान्य विधेयक, बी में है निजी सामान्य विधेयक, 80 में है वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा। सामान्य विधेयक को किसी भी में, निजी सदस्य के विधेयक किसी भी सदन में, संविधान संशोधन के दोनों सदन में। तो इस सही जवाब सी हो जाएगा।
72 में देखेंगे किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए उसका 20 होता है तारांकित प्रश्न। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि जब सदन की कार्रवाई स्टार्ट होती है तो उसमें से कुछ अधिकार दिए गए हैं किसे, सांसद को प्रश्न पूछने का। तो वह प्रश्न जो पूछने का अधिकार दिया गया है वह 3-4 है, यानी कहने का मतलब प्रश्न 4 तरीके से दिए गए। जो प्रश्नकाल होता है, जो प्राय प्रश्नकाल होता है वह कार्रवाई की प्रथम घंटा होता है, जो 11 से 12 का काल होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर भी दिया जाता है। जो प्रश्न पूछने के माध्यम है वो 3-4 तरीके, पहला तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये 4 दिए गए हैं। तारांकित प्रश्न मुख्यतः वो होते हैं जिसमें क्या होता है, उसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, इसलिए इसे तारांकित कहा जाता है। और अतारांकित में क्या होता है, इसमें लिखित रूप से दिया जाता है। तो इस तरह से तो उसमें प्रश्न पूछने का अधिकतम जो है 20 है। इसका सही जवाब 20 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 673 में है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर में है, बाड़मेर, सी में है कच्छ और डी में लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो कह रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र यही लद्दाख जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है, किस परिस्थिति में दोनों की शक्तियां समान। ऑप्शन ए में पढ़ते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, बिल्कुल सही बात है, नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के शक्तियाँ, अच्छा किन किन में, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन होते हैं, लोकसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं, और दोनों का जो मत मूल्य होता है वह करीब करीब बराबर ही होता है। बी में है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के भी निर्वाचन में क्या होते हैं, लोकसभा राज्यसभा सामान्य रूप से अधिकार ले भाग लेते हैं और मत मूल्य भी बराबर होता है। सी में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग भी लगाने में दोनों का क्या होता है, शक्तियां समान है, क्योंकि दोनों क्या हो, दोनों सदन में पारित होना आवश्यक है। तो उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन सभी क्षेत्र में दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। यह अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है, यह सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। अगर कोई भी क्या हो, मंत्री असंतुष्ट हो या फिर कोई बिल पारित क्या हो, तो वो क्या हो, पारित नहीं हो पाया हो, तो उस परिस्थिति में लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। और वह बिल जो पारित किया हो वह मंत्रियों के द्वारा ही किया गया हो, अगर वह पारित नहीं हुआ उस स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 335। तो आपको बात की जाए, इसकी चर्चा 2-3 बार पिछले प्रश्न में भी किया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण की बात अनुच्छेद 330 में किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट का आरक्षण किया गया और जनजाति के लिए 47 सीट। अनुच्छेद 335 में क्या किया गया है, अनुच्छेद जो 335 में है इसमें सेवाएं पद पर समान अवसर प्राप्त करने के लिए किया गया है। अनुच्छेद 316 में क्या है, लोक नियोजन में सभी को समान अधिकारता यानी सरकारी नौकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। तो आंध्र प्रदेश कितना करता है, 1 करता अनुसूचित जनजाति का, बिहार 1 भी नहीं, मध्य प्रदेश में 6 गो अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व, महाराष्ट्र में 4 गो का करता है। सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। 78 में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट है ही नहीं। केरल, तमिलनाडु एकदम 0 है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, बिहार में भी कोई भी जनजाति के लिए नहीं है, पंजाब हरियाणा में उपर्युक्त सभी ऐसे राज्य हैं। कौन कौन, केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी व्यवस्था सीट के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 में देखेंगे, 79 में है किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में,
अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों के लिए जम्मू कश्मीर, गोवा, इनमें से सभी, यानी ना जिनमें अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था की गई है और ना ही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया। तो ये तीनों ऐसे हैं जिसमें नहीं है, तो इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 में, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से स्पष्ट करती है? मालदा, शहडोल, चिक्काबल्लापुर और नागौर। यही नागौर है जहाँ पर 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को यह स्पर्श करती है, तो ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट 81 में देखेंगे, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? ऑप्शन ए में प्रथम लोकसभा में, बी में है द्वितीय लोकसभा में, सी है 5वीं लोकसभा में और डी है 6ठी लोकसभा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6ठी लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी और सबसे अधिक 16वां में था जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? ए है 8वीं, बी है 12वीं, सी है 13वीं और डी है 16वीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 16वीं लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83 में, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य कितना होना चाहिए? आप बताइए, अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए में 20, बी में 30, सी में 40 और डी में 50। तो कम से कम इसका भी क्या होना चाहिए? कम से कम 50 सदस्य होना चाहिए, तो ध्यान में रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। 84 में, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता, यदि वह क्या होगा? तब कह रहा है कि लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित मतलब अयोग्य नहीं हो जाता, यदि वह कब हो जाता? वह जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था उससे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है। बी में देखेंगे, जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो। सी में, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता हो। डी में, अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान से प्रवृत्त रहता हो। तो कह रहा है कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है बी में? बी होगा। कह रहा है कि जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया हो, तब उसकी क्या हो जाती है? निर्हित माने होता वही उसकी अयोग्यता, मतलब अयोग्य उसको कर दिया जाता है। तो कब होगा? जब मान लेते कोई राजनीतिक दल से वह निर्वाचित हुआ हो और उसे उस दल से निष्कासित कर दिया गया हो, तब उसकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगा उसकी निर्भरता, जो उसका योग्यता है वह खत्म हो जाएगा। ए में ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ए में लिखा हुआ है जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आया था, जो आया था उसे स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता छोड़ देता है, तो वह स्वैच्छिक रूप से सदस्यता छोड़ देता है। तब सी में है, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में है। तो हाँ, अगर आप अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं इस क्वेश्चन पे तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे भी सकते हैं। हमारे अनुसार इसका पर्याप्त आंसर बी ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 में, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 की। उसका स्थापना कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा लोकसभा का भी 13 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती? देखिए इसकी चर्चा हम लोग किए थे। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा हो जाएगा। जो मंत्रिपरिषद होते हैं वह लोकसभा के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं? वह कार्यों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 में, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करता? हाँ, अगर रहता मंत्रिपरिषद किसके रूप से उत्तरदायित्व होते हैं तो व्यक्तिगत रूप से होते हैं। किसके प्रति? व्यक्तिगत रूप से होते हैं राष्ट्रपति के रूप, असामूहिक रूप से प्रधानमंत्री। तो यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है?
तो किस प्रकार करता है लोकसभा? ए है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, कह रहा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर। तो कह रहा है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लोकसभा क्या करती है, मंत्रिपरिषद के पर यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो किस प्रकार से करती है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर। तो ये सभी जो माध्यम हैं, इन सभी माध्यमों के द्वारा क्या हो जाता है, यानी संसद है जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें भी यह स्पष्ट इस चीज़ को लिखा गया है कि इन सभी माध्यमों से वो क्या कर सकती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 में, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो अनुसूचित जाति के लिए है ही है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी है ही है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कोई भी नहीं है। नेक्स्ट 89 देखेंगे, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 512, 542, 552, 532। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 सी। 90 में देखेंगे, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें का आवंटन किया गया? ए में जनसंख्या है, बी में क्षेत्रफल है, सी में गरीबी है, डी में भाषा है। इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि किस आधार पर राज्यों की सीटों का आवंटन किया गया और इस आधार पर कौन कौन से राज्य हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार 91 है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो संविधान संशोधन के लिए दोनों सदन आवश्यकता होना चाहिए। तो ए में है उच्च सदन जो नहीं होगा, बी में है निचला सदन वह भी नहीं होगा, सी में दोनों ऊपरी और निचले सदन एक साथ, बिल्कुल गलत है, यह होगा दोनों सदन ऊपरी निचलों में अलग अलग से, डी नंबर। नेक्स्ट 92 में देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति खालिस्तान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद। तो 92 का सही जवाब हो जाएगा चुनाव। देखिए क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन कह रहा भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा को भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? तो 92 का इसका तो सही जवाब होना चाहिए मंत्रिपरिषद ही होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। और अगर निर्वाचन संबंधी कुछ विवाद हुआ हो तो उस समय एक क्या है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्या करे, चुनाव आयोग से उसको पूछने का भी अधिकार दिया गया है। देखिए क्या है कि मतलब उस सिर्फ 10वीं अनुसूची में लागू होता है लोकसभा को, यानी कहने का मतलब जो संविधान के अनुच्छेद 103 है और 102 जो में वर्णित किया गया है, निर्भरताओं के आधार पर किसी संसद सदस्य के निर्भरता से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, मतलब अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति द्वारा तो किया गया निर्णय ही अंतिम होगा, परंतु राष्ट्रपति इस संबंध में निर्णय लेने से पहले भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श लेगा। कब लेगा? जब मान लेते हैं कोई भी सदस्य उस सदस्य के ऊपर निर्भरताओं के आधार पर यानी अयोग्यता के आधार पर कुछ क्या हो, प्रश्न उठता हो, उस कंडीशन में कौन निर्णय लेगा? राष्ट्रपति का ही अंतिम निर्णय होगा, लेकिन वो परामर्श निर्वाचन आयोग से लेगा। तो इसमें तो ऐसा नहीं है सिर्फ लोकसभा भंग की बात की जा रही है ना। तो हमारे अनुसार तो मंत्रिपरिषद ही होना चाहिए। और अगर आपका कुछ मत है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं 92 प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है 93 में, पश्चिम बंगाल में कुल खालिस्तान संसदीय सीटें लोकसभा क्षेत्र के लिए। पश्चिम बंगाल में 42 है, 40 बिहार में है, 14 असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है, क्या होता है? कह रहा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, जो संयुक्त बैठक होता है, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो इसका 94 का सही जवाब हो जाएगा एक साधारण बहुमत से ही पारित हो जाना चाहिए संयुक्त बैठक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल होता है जब प्रश्न पूछने का होता है, जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है। बी में आराम का समय होता है जब सदन में अति महत्वपूर्ण प्रश्न मामलों पर विचार होता है, जब लोकसभा में भोजन दिया जाता है। तो शून्यकाल में क्या होता है? इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, जो हम आपको बताए थे प्रश्नकाल के बाद
जो वस्तुतः जो संसद का जो काल होता है, मतलब स्टार्ट होता है 11 से 12, उस टाइम प्रश्नकाल का होता है। और वह प्रश्नकाल 4 प्रकार से पूछने का गया, तारांकित, अतारांकित, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। और जो शून्य काल होता है यह 30 मिनट का समय होता है। इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर इस पर विचार किया जाता है जिसकी पूर्व सूचना के सार्वजनिक हित का ऐसा कोई प्रश्न उठाया जा सकता हो। तो इसका क्या हो जाएगा, 95 का सही जवाब हो जाएगा सी, सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि शून्य काल कब शुरू हुआ था, 62 में, 61 में, 74 में, 64 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1962 में शून्य काल प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 97 में, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए। कह रहा है कि एक दल है, तो हम आपको बताए थे विपक्षी दल होने के लिए टोटल वैलिड वोट का कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, यानी 545, तो 44, 55 क्या होना चाहिए, 55 उसके पास होना चाहिए न्यूनतम सांसद, तब वह दावा कर सकता है लोकसभा के लिए। और हम आपको यह भी बताए थे कि जो विपक्ष का नेता होता है उसे एक कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट 98 में देखेंगे, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो अनुसूचित सिर्फ जाति है, जाति के लिए 84 और जनजाति के लिए 47। नेक्स्ट 99 में देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों और संशासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। अब देखिए लोकसभा में केवल एक सीट की बात की जाए तो चंडीगढ़ के एक सीट, सिक्किम में भी एक सीट, मिजोरम में भी एक सीट। सही जवाब एक ही हो गया। गोवा में कितना, थोड़ा देख लेते हैं। गोवा में 2 है, मेघालय में 2 है, नागालैंड में भी 2 है, मणिपुर में कितना है, 2 है, दादर एवं नगर हवेली में कितना है, इसमें भी 2 है, पांडुचेरी में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 2 है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है। सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 में, 100 में, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए धन संबंधी विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, और यह भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष को ही अधिकार है। 101 में देखेंगे, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया। कौन कार्य किया था, कैमी। तो ये प्रश्न अच्छा है। चौथी लोकसभा, 5वीं, 6ठी और 8वीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5वीं लोकसभा है जो क्या क्या था, यानी देखिए 5वीं किस टाइम लगा होगा, आप थोड़ा सा कल्पना करिए। 52 से लेकर कितना तक, 52 से लेके 10 साल, ये 50 से लेके 62 तक जो बाबूजी रहे थे तो हो गया 62। उसके बाद 62 से रहे थे, कब, 62 से हो गया 67, 5 साल कौन रहे थे, डॉक्टर राधाकृष्णन रहे थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे 67 तक। फिर 67 से 69 कौन रहे थे, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाता है। तो 2 कार्यकाल उधर, तो 2 इधर हो गया, और तीसरा में राधाकृष्णन बनते हैं, और चौथा में जाकिर हुसैन बनते हैं, और फिर जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी बनते हैं 5वां में, जो 69 से 74 तक रहते हैं। तो इसी में क्या होता है, 69 से 74 रहते हैं, तो 2 2 4 हो गया, इधर हो गया, 2 उधर 2 4। अब 5वां में क्या होता है, 74 के बाद बीबी गिरी के बाद इंदिरा गांधी उसमें सरकार आती है, यानी उसमें राष्ट्रपति कौन बनते हैं बीबी गिरी के बाद, शायद बीबी गिरी के बाद बनते हैं नीलम संजीव। 1 मिनट, बीबी गिरी के बाद थोड़ा सा ध्यान से उठ गया है कि 5वां कार्यकाल में बीबी गिरी के बाद राष्ट्रपति कौन बनते हैं, उसके बाद तो हम हिदायतुल्लाह कुछ समय के लिए रहते हैं, मात्र मतलब 4 दिन के लिए बनते हैं, क्योंकि जो बीबी गिरी होते हैं वह तो उपराष्ट्रपति का पद त्याग कर देते हैं, तो कार्यवाहक के रूप में कौन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कार्यवाहक बनते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। उसके बाद वेंकट गिरी 1974 से 1969 से 74 रहते हैं। फिर फ़ारूक अली अहमद बनते हैं 74 से 77, जिसमें इंदिरा गांधी आती है। ठीक है, तो इसी में होता है, 5 वर्षों से अधिक अवधि होता है, तो क्या हो जाएगा 5वीं हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।